बात करेंगे बजट की। बजट पेश हुआ और जब जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री हैं बजट पेश कर रहे थे, इस दौरान विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा सवाल भी उठाए जा रहे थे, हंगामे की स्थिति भी बन रही थी। लेकिन बजट पेश किया गया और पिछली बार के मुकाबले इस बार का बजट काफी ज्यादा भी था, इसलिए ज्यादा उम्मीदें भी लगाई जा रही थी इस बजट को लेकर। लेकिन इस बजट को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी है। इसी राय को आज हम समझेंगे। कुछ वरिष्ठ पत्रकार अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस बजट को लेकर। जल्दी से मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ नवनीत गर्ग जी जुड़ रहे हैं। नवनीत जी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आलोक एस इंदौरिया जुड़ रहे हैं। आलोक जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत सूर्यकांत जी आपसे ही करते हैं। बजट पेश किया गया 4,38,000 करोड़ से ज्यादा का, पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा इस बार का बजट है। और इस बजट की रूपरेखा को अगर हम देखें, सिनॉप्सिस को देखें, तो काफी ज्यादा प्रावधान इसमें किए गए हैं। किसानों के लिए है, सोलर पंप के लिए है, लाडली बहनों के लिए है, सिंहस्थ कुंभ के लिए है, उद्यमियों के लिए है। तमाम चीजों का जिक्र इसमें किया गया है, प्रावधान इसमें किया गया है, किन किन लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? पिछले बार के बजट के मुकाबले इस बार का बजट कितना बेहतर है? देखिए, इस बार का बजट वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई थी कि इस वित्त वर्ष को वो कृषि के रूप में मनाएंगे। ठीक है। तो उससे संबंधित जो करीब 1.5 दर्जन विभाग हैं सरकार के, उन विभागों को समाहित करके उस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। लेकिन आपने देखा होगा इस बार बजट को वित्त मंत्री जी ने ज्ञानी नाम से भी संबोधित किया, एक नाम दिया है उन्होंने ज्ञानी, जिसमें उन्होंने युवाओं पर, गरीब कल्याण, अन्नदाता मतलब यानी कि किसानों पर, महिलाओं पर और प्रदेश के अधोसंरचना विकास पर और उद्योग के क्षेत्र पर विशेष रूप से फोकस किया है। अगर बजट को समग्र रूप से देखें तो जो सर्वाधिक राशि जो मिली है वो करीब आधा दर्जन विभाग हैं, जिन विभागों को सबसे ज़्यादा बजट इस बार आवंटित करने का प्रावधान किया गया। उसमें स्कूल हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, महिला बाल विकास हो गया, पंचायत ग्रामीण विकास हो गया और कृषि विकास है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो बजट है इसमें कोई नया कर लगाया नहीं गया है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए मेरी नज़र में अभी तक तो ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से एक अच्छा बजट है, क्योंकि अगर आप देखें कि अधोसंरचना का विकास होगा तो उससे रोजगार के नए साधन खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार की आय भी बढ़ेगी। इसी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे निश्चित रूप से आम जनता प्रभावित होती है और आम जनता के लिए कुछ ना कुछ फायदे वाली चीज़ें खुलती है। पंचायत ग्रामीण विकास की बात कर ली जाए तो सर्वाधिक बजट इस विभाग को आवंटित हुआ है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को तमाम नए संसाधन उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और कृषि को भी एक मजबूती से एक फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है इसे समग्र विकास के रूप में देखें तो एक निश्चित रूप से अच्छा बजट कहा जा सकता है। इसमें एक चीज़ और लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बजट में कहीं ना कहीं जिस चीज़ की एक कमी खलती हुई नज़र आई है वो है कि एक निगरानी तंत्र पर जोर नहीं दिया गया। निगरानी तंत्र पर जरूर जोर दिया जाना चाहिए था या उसके लिए कोई विशेष योजना या विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए थे, जिससे सरकार द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं, अफसरशाही होती है, सरकारी विभाग होते हैं, वो किस तरह से सरकार की योजनाओं पर अमल कर रहे हैं, वाकई में उसका समय पर जनता को लाभ मिल रहा तो कितना मिल रहा, उसके लिए एक निगरानी तंत्र निश्चित रूप से विकसित करने पर सरकार को जोर देना चाहिए था और उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान जरूर करने चाहिए थे। बढ़िया माकूल बात कही आपने सूर्यकांत जी, क्योंकि कई बार इम्प्लीमेंटेशन तो किया जाता है, योजनाएं तो लागू की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी कई बार सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से वो जमीनी स्तर पर बखूबी नहीं उतर पाती जिस तरीके से उतरना चाहिए था। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं नवनीत जी का रुख करूंगा। नवनीत जी, अभी इस बार का जो बजट पेश किया गया है 4,38,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। इस बार कर भी कुछ नहीं लगाया गया है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अर्थशास्त्री के तौर पर कि इस बार देखिए मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है और इसको लेकर मुख्यमंत्री प्रावधान भी कर रहे हैं। विकास से विरासत की ओर इन्वेस्टर समिट वो करते हैं, अलग अलग स्टेट में, यहां तक कि विदेश में जाके वहां के निवेशकों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई हमारे यहाँ आइए, उद्योग लगाइए, हम लैंड देंगे, आपको सब्सिडी देंगे और जो सुविधाएं हो सकेंगी वो सुविधाएं हम आपको देंगे। लेकिन इस बार का बजट जो है वो क्या निवेशोन्मुखी है? क्या उद्यमिता के हिसाब से बहुत बेहतर इस बार का बजट है?
देखिए ऋषभ जी, बड़ी सीधी-सी बात है कि मध्य प्रदेश की अभी तक की जो छवि बनी हुई है पूरे विश्व में और पूरे भारत में, वो है कृषि प्रधान राज्य के रूप में। हुँ, अब हमारी जो सरकारें हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अब हम मध्य प्रदेश में नए-नए निवेश ला करके इंडस्ट्रीज को इनवाइट करके और इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाएँ। तो इंडस्ट्रियल एस्टेट की पहचान बनाने के लिए अगर कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर अपनी इंडस्ट्री के बारे में विचार करती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनको हुँ। वहां पर स्किल्ड मैन पावर मिले। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां पर मैन पावर के बिना उस पर काम किया जा सकता है। मध्य नवनीत जी का प्रदेश में वॉल्यूम जो बहुत आज डाउन है, का थोड़ा-सा बजट है। ऊपर कीजिए। थोड़ा-सा बढ़ाइए वॉल्यूम, पीसीआर। जी सर बोलिए, कंटिन्यू। जी, मध्य प्रदेश में जो सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे पास मेन पावर बहुत है और ये जो बजट है खास करके विशेष तौर पे जो फोकस कर रहा है, ये स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। इसमें बजट में प्रावधान किया गया है कि हम लोगों को स्किल्ड करने के लिए योजनाएं लेकर के आएंगे। स्किल्ड करने की जब योजनाएं लेकर के आने की बात की जाती है, तो उसका मुख्य परिणाम ये होता है कि जो हमारे यहाँ से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जितने भी युवा हमारे यहाँ से कॉलेजेस में पढ़ करके मध्य प्रदेश के बाहर जाकर के नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में रुकेंगे और मध्य प्रदेश में उनका एक विशेष योगदान रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात, अगर इस बजट की मुख्य तौर पे बात करें, तो ग्रामीण सड़कों का जो जाल बिछाने पर 21,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर गाँव-गाँव तक पहुँच प्रॉपर हो, इस बात के लिए बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण सड़क हमारे यहाँ एक प्रॉपर तरीके से तैयार हो। और जब भी अधोसंरचना पे कोई भी सरकार खर्च करती है, तो उसका जो एक आंकड़ा है कि अगर सरकार ₹1 अधोसंरचना पे खर्च कर रही है, तो उसका फायदा ₹3 के रूप में मिलता है। क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत हुँ, सारा अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो तेजी से घूमने लगता है। हुँ। तो आज का जो बजट है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला बजट होगा। स्किल डेवलपमेंट और अधोसंरचना पर जो फोकस सरकार ने किया है, वो एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा नवनीत जी। देखिए, वरिष्ठ की अगर हम विपक्ष की बात करें तो कई सारे आरोप लगाते हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन एक बात वो जरूर कहते हैं हर बजट को लेकर कि जो हमारा प्रदेश है वो कर्ज तले दबता जा रहा है। हर बार सरकार कर्ज ले लेती है और कर्ज के चलते वो कर्ज कोई भी सरकार या कोई भी नेता मंत्री अपनी जेब से तो नहीं चुकाता, वो जनता से खींचा जाता है टैक्स के तौर पर और उसके बाद उसे चुकाया जाता है। लेकिन कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और एक वजह यह भी है कि सरकार रेवड़ी की तरह जनता को योजनाओं के तौर पर पैसे बांट रही है, इसलिए कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपका जो प्रश्न है उसको इस तरीके से जवाब दूँगा। अगर हम अपने घर की बात करें कि हम्म, हमने बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद में उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। अगर उस पैसे का इस्तेमाल हमने अपना घर बनवाने में किया, तो इससे हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक। लेकिन अगर उस पैसे का इस्तेमाल हमने अपने घूमने-फिरने या फॉरेन टूर में खर्च कर दिया, तो उसका हमारा कोई जीवन स्तर, केवल वो एक क्षणिक आनंद हमें देगा और उसके बाद में उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो ये इसी तरीके से कर्ज को देखा जाना चाहिए कि सरकारें हम्म, कर्ज लेती हैं, लेकिन अगर उस कर्ज का प्रयोग, उस लोन का यूज अगर अधोसंरचना के विकास में होना है, उसका प्रयोग इस तरीके से होना है कि जिससे भविष्य में हमें उसका फायदा मिल सके, तो उसका लोन लेने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हम्म, लेकिन अगर उस लोन के पैसे को हम फ्री बीज के रूप में अपने लोगों में बांट रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा एक समस्या आएगी। हम्म, तो ये एक जो कल्चर फ्री बीज का है, ये थोड़ा-सा अर्थव्यवस्था के लिहाज से या अर्थशास्त्र के लिहाज से अगर हम बात करें, तो ये हानिकारक होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए। हम्म, ठीक है। तो कर्ज का प्रयोग किस काम के लिए किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हम्म। नवनीत जी, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि कंबल ओढ़कर उधार का घी पीने से कोई मतलब नहीं, वो शरीर में लगता भी नहीं है। अब सरकार ये जो प्रावधान कर रही है और तमाम योजनाएं लेके आ रही है, हालांकि इस बजट से काफी ज्यादा लोगों को उम्मीदें भी हैं, खासकर महिलाओं को और किसानों को। ये उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरेगा देखेंगे। हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आलोक साहब, मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी आप देखते हैं, समझते हैं, जमीनी स्तर पर बखूबी आप एक्टिव रहते हैं और सरकार की योजनाओं को भी बखूबी समझते हैं। सबसे पहले मैंने जानना चाहूंगा, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? कितना बेहतर ये बजट? ऋषभ जी, अगर ओवरऑल देखें तो इस बार का बजट लगभग ठीक है और इसमें सभी चीजों का समावेश करने का प्रयास मोहन सरकार ने किया। ठीक।
सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और जो आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार कृषि, वन और खनन की हिस्सेदारी हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में 43% है, लगभग 43%। और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कृषि की है। तो इस बजट में जिस तरीके से कृषि को समावेश किया है, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास किया है, इसके साथ साथ एजुकेशन पर खर्च किया है, बच्चों पर टेट्रा पैक दूध देने का प्रयास किया है, तो कुल मिलाकर ये समावेशी बजट मैं इसको मानता हूं और ओवरऑल ये बजट लगभग ठीक है। जहां तक आलोचना की बात है, विपक्ष का काम आलोचना करना है और पत्रकारों का काम भी आलोचना करना है और एक स्वस्थ आलोचना होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ऋषभ जी। आलोक जी, अभी थोड़ी देर पहले सूर्यकांत जी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि योजनाएं लागू की जाती हैं और बहुत बेहतर योजनाएं भी होती हैं, लेकिन कई बार इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, या इंप्लीमेंटेशन होता भी है तो प्रॉपर वॉचिंग नहीं हो पाती, उसकी निगरानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार अगर इस तरफ भी ध्यान देती है इस बजट में, तो शायद जो बेहतर योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि सरकार वादा करती है, दावा करती है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक तमाम योजनाएं पहुंचाना है, तो वॉचिंग की वजह से, निगरानी की वजह से वो कहीं चूक हो जाती है। ऋषभ जी, मैं आदरणीय सूर्यकांत जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं और मैं हमेशा इस चीज को अपने आलेखों में उठाता भी आया हूं। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है, खासकर सरकारी योजनाओं के लिए। मसलन एक बहुत छोटा सा किस्सा भी अभी विगत दिनों सामने आया। हम कृषि की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं। एक योजना चली थी, कुसुम योजना, अभी भी है वो। उसके तहत किसानों को अपने खेत में सोलर बिजली उत्पादन करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, 1000 किसानों के आवेदन पिछले 1 साल से लंबित पड़े हैं और उनका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो गया है, उन्हें अभी तक परमिशन नहीं मिली। वहीं बिल्डर्स को परमिशन दे दी गई। भाई ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारे नियंत्रण सिस्टम में गड़बड़ी है, जिसकी रोकथाम होना चाहिए और इसमें कारगर उपाय होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से कृषि उपज मंडी है। कृषि उपज मंडी या खेती किसानी की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर ऐसी समितियां बनना चाहिए जो चेक एंड बैलेंस का काम करें। वो ये देखें कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। और एक चीज और ऋषभ जी, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीतिक दल के लोग नहीं होने चाहिए। किसानों के मामले में शुद्ध किसान हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं और सरकार को इस ओर प्रयास करना चाहिए। भाई अधिकारी के भरोसे कब तक रहेंगे? यदि अधिकारी या प्रशासन या प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा होता, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट में इतनी भीड़ नहीं होती। ऋषभ जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। व्यवस्थाओं में काम है। अगर ये अधिकारी बखूबी अपना ही काम करने लगे, अपना ही दायित्व समझने लगे, तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा समस्याएं वहीं पर हल हो जाएंगी। अब हालांकि चर्चा के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा, जल्दी से मैं सूर्यकांत जी की लास्ट प्रतिक्रिया ले लेता हूं, लास्ट कमेंट। सूर्यकांत जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो छूट गए हैं इस बजट में। अभी हाल ही में कुत्तों को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा था कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोगों पर हमला बहुत ज्यादा, डॉग बाइट्स के मामले बहुत ज्यादा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। क्या कुछ मुद्दे छूट गए इस बजट में? नहीं, देखिए, अभी तो पूरा बजट का असेसमेंट होना है। पूरे बजट को तात्कालिक रूप से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बजट पेश हुआ है अभी। उसको पूरा विस्तृत रूप से जब अध्ययन किया जाएगा तब बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ से पूरी तरह सहमत हूँ कि फ्री बेस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और अगर आपको मदद करनी है तो आप वृद्धों को मदद करिए। जो 60 साल से 75 ऊपर के लोग हैं, उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, ना कि आप लाडली बहना के नाम पर जो 23,000 करोड़ रुपए का आपने इस बार प्रावधान किया है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी तरह जब आप गरीबों की बात करते हैं तो गरीबों के लिए भी एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। भोपाल में ऐसे मेरे परिचित कई लोग हैं कि जो गरीबी रेखा के सीमा के अंदर नहीं आते, लेकिन वो गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए जो सुविधाएं, योजनाएं चल रही हैं, उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है जबकि उन्हें जरूरत भी नहीं, उस जरूरत भी नहीं है, लेकिन सरकार को इन सारी चीज़ों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, फिर मैं कहूँगा कि निगरानी तंत्र मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे कि सरकारी योजनाएं समय पर आम आदमी तक पहुँचे और समयबद्ध रूप से काम करें। तो सरकार के
जो उसकी लागत बढ़ती है देरी की वजह से, वो लागत कम होगी और सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा। ये पॉइंट की आपने जो बात कही है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस तरफ बहुत जल्दी ध्यान देगी कि कहीं ना कहीं निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे बजट को लेकर। ये बजट अभ्युदय मध्य प्रदेश वाला बजट है। इस बजट को पेश किया गया, कई सारी मुख्य बातें सामने आई। अब इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सरकार ने ये जो बजट पेश किया है, इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से उम्मीद लगाए बैठी है। वो उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में इतना ही। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।